देश में 1 जनवरी 2026 से आम आदमी की जेब से जुड़े 9 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, आधार कार्ड अपडेट और हवाई यात्रा के किराए में बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा बैंकिंग, पेंशन, डिजिटल सुरक्षा और यूपीआई के नए नियम लागू होंगे, जबकि किसानों के लिए अब किसान आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के फैसले के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। 5 जनवरी से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए यह बदलाव किया गया। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने बच्चों में पढ़ने की रुचि और लॉजिकल सोच विकसित करने के लिए नो बुके ओनली बुक कैंपेन लॉन्च किया है। इसके तहत अब राज्य के स्कूलों में छात्रों के लिए रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में जागरूक नागरिकता के गुणों को विकसित करना और उनके बोलने के स्किल्स को सुधारना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान ने भारत के किसी भी संभावित ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम के डर से एलओसी के पास 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात की हैं। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि भारतीय सेना फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, जिससे निपटने के लिए उन्होंने ड्रोन को ट्रैक करने और मार गिराने वाली तकनीक का सहारा लिया है। राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में सऊदी अरब ने सबसे अधिक संख्या में भारतीयों को वापस देश भेजा है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कुल 81 देशों से 24,600 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। यह आंकड़े खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की बदलती स्थितियों की ओर इशारा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 जनवरी से शुरू होने वाली है। इसका आधिकारिक ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है। मौजूदा चर्चाओं के अनुसार नितिन नवीन को भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल इसी महीने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए के नए डेटाबेस और क्राइम मैनुअल को लॉन्च करते हुए आतंकवाद के बदलते तरीकों पर चिंता जताई है। शाह ने कहा कि पाकिस्तान से बढ़ते खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अपराधियों से निपटने के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वन मैन शो चलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की नीतियों का फायदा केवल 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है। मनरेगा का नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों के लिए न्यूनतम आय का एक कानूनी अधिकार था, जिस पर अब प्रहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान लगभग 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर को वोटर्स की फाइनल और ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगा। इससे पहले देश के 11 अन्य राज्यों से भी करीब 3.69 करोड़ नामों को हटाया जा चुका है, जिससे राजनीति गर्मा गई। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने ललित मोदी और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों को वापस लाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब अपने दफ्तरों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत पीएफ से जुड़े विवादों को किसी भी शहर के दफ्तर में सुलझाया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 इस सुविधा के दायरे में 100 करोड़ लोगों को कवर करने का है। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। भारत ने सिंधु नदी तंत्र पर नए पावर प्रोजेक्ट्स और बांध बनाने की योजना को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इस सामरिक कदम से पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर गहरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और चंडीगढ़ में विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। वहीं झारखंड के मेक्लुस्कीगंज में तापमान गिरकर 1.7 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया। भारत सरकार ने साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को और तेज कर दिया है। सरकार का लक्ष्य हर साल 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इस पहल से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बाद विदेशों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ हुए व्यापार समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है। हालांकि उनके ही विदेश मंत्री ने इस समझौते को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताते हुए इसकी आलोचना की है। इस विवाद के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे ने नए साल और आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली से वाराणसी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट और आरामदायक सफर की सुविधा मिल सके। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर और जहरीली हवा के कारण विशेषज्ञों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की चेतावनी जारी की है। कोहरे और प्रदूषण के मिश्रण से राजधानी में सांस लेना दूषित हो गया है। शासन ने लोगों को एहतियात बरतने और मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जाने पर योगी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह विशेष अभियान खुद उसी के लिए गड्ढा साबित होगा। अखिलेश का दावा है कि हर सीट से औसतन 72 शून्य नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या और अल्पसंख्यकों पर हो रहे दमन के खिलाफ विशाल विरोध रैली निकाली। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और कई साधु संतों की अगुवाई में यह रैली बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक पहुंची, जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने पिता रविंद्र भाई दलाल की स्मृति में एक अत्याधुनिक कैंसर और डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की है। इस सेंटर में बच्चों के लिए विशेष कीमो वार्ड बनाया गया है, जहां इम्यूनोथेरेपी और डायलिसिस जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर ए तैयबा के 2 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक पाकिस्तानी और एक स्थानीय आतंकी के घूमने की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाहुबली नेता और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव पर तीखा हमला बोलते हुए उनके उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। सिंह ने रामदेव के घी और तेल को नकली बताते हुए उनका मजाक उड़ाया। गौरतलब है कि इससे पहले भी दोनों बीच विवाद हो चुका है, जिसके लिए बृजभूषण ने बाद में माफी मांगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर भारत के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। हालांकि बांग्लादेशी हिंदू की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में अब दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर यात्रियों को टिकट की सुविधा मिलेगी। मेट्रो के लिए क्यूआर कोड और स्मार्ट कार्ड सिस्टम लागू करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। इस आधुनिक प्रणाली से यात्रियों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को ध्वस्त कर दिया है। ईडीएम के मुताबिक मजार के संचालकों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई पक्ष सामने नहीं आया। इसके बाद तड़के सुबह यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पुलिस अधिकारी से अपने जूते और टोपी उतरवाकर पैर छुए, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे सरकारी तंत्र का अपमान बताया है और सरकार पर खजाने की बर्बादी का आरोप लगाया। गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे एक पंजाबी युवक की जल्द ही घर वापसी होने वाली है। अमेरिकी दखल के बाद पाकिस्तानी वकील इस युवक का केस लड़ रहे हैं और पाक रेंजर्स ने भी जांच में उसे निर्दोष पाया है। इस मानवीय पहल के बाद युवक के परिवार में खुशी का माहौल है।